Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 24th of August 2025. तो गाइज आज है तारीख 24 अगस्त 2025 और है संडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन पीडीएफ। आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, यहाँ से आप डेली बेसिस पे इन लेक्चर के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है अज़रबैजान को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए शुभारंभ करते हैं आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस में। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा नोट जो है वो आप सब लोग सुन लीजिएगा। आज संडे है, संडे में आपको पता है न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स कम पब्लिश होते हैं। इवन आज तो अखबार में केवल 2 ही आर्टिकल हैं जो हमारे लिए काम के हैं, लेकिन वो बहुत बहुत ज़्यादा काम के हैं, तो किसी भी हालात में उनको छोड़ना नहीं है। फिर हमने आज कुछ डिफरेंट सोर्सेज के आर्टिकल्स को भी लिया है, तो वो भी आपको कवर कर रहे हैं जो हैं बहुत काम के, जिसको लेकर आज से लगभग 1 महीने पहले या फिर आप कह सकते हैं लास्ट ईयर नवंबर के महीने में द हिंदू ने भी इस पूरे आर्टिकल को कवर किया हुआ है। तो जो शुरुआत होगी दोस्तों वो डिफेंस न्यूज़ आर्टिकल से होगी, जो defense.in का है, जो है बहुत काम का। यहाँ पर आप देख पाओगे एग्जैक्टली पूरा डिटेल मैंने मेंशन कर दिया है। इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि हमारी इंडियन नेवी का तीसरा न्यूक्लियर SSBN ये जो सबमरीन है वो तैयार हो चुका है, जिससे हम लोग न्यूक्लियर अटैक कर सकेंगे। तो भारत का जो न्यूक्लियर ट्रायड है दोस्तों वो मजबूत होता चले जा रहा है। अभी हम समझेंगे ये जो न्यूक्लियर ट्रायड है वो क्या होता है। अभी बस खाली इतना जानिए कि भारत की नेवी के पास में तीसरा SSBN आने वाला है। जो ये तीसरी सबमरीन होगी इसका नाम होने वाला है INS अरिदमन। तो अभी आने वाला है मतलब क्या अभी इस पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है? नहीं, कंस्ट्रक्शन वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। जो हमारा सी ट्रायल होता है, समुद्र में इनके ट्रायल्स रखे जाते हैं, तो अपने ट्रायल के फाइनल फेज में एंटर हो चुका है। इवन एक अनुमान ये भी है कि इसी साल 2025 के अंत तक ये पूरी सबमरीन रेडी हो जाएगी और ये भारत की नेवी को सौंप दी जाएगी। ये किस प्रकार की सबमरीन है, प्लीज़ इस बात को ध्यान रखिएगा। ये है SSBN। एक सबमरीन होती है SSN पे अभी भी भारत काम कर रहा है। इसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। अभी हम इसको भी समझेंगे कि ये SSN क्या होता है, दोनों के बीच का फ़र्क क्या होता है। तो ये 7000 टन का पूरा सबमरीन होने वाला है, फाइनल फेज में चल रहा है और फॉर्मली लगभग इसी साल 2025 के अंत तक ये भारतीय नेवी को सौंप दिया जाएगा। ये अपने आप में एक मेजर स्टेप बताया जा रहा है। इससे भारत का न्यूक्लियर ट्रायड जो है ये मजबूत होता हुआ नजर आएगा। सर ये न्यूक्लियर ट्रायड क्या है? अभी आपने एक बार और इसके बारे में बताया था, ज़रा फटाफट बता दो। न्यूक्लियर ट्रायड मतलब भारत के पास में ये कैपेबिलिटी, ये क्षमता कि हम तीनों जगह से न्यूक्लियर अटैक कर सकें। सर वो कौन से तीनों जगह हो गए? चाहे वो यहाँ पे हमारा एयर हो गया, चाहे वो हमारा लैंड हो गया, चाहे वो हमारी कह सकते हैं कि सी हो गया, समुद्र हो गया। तो समुद्र पर से ऑब्वियसली ये CA सबमरीन आ गई जो न्यूक्लियर अटैक कर सकती है, और हवाई अटैक भी न्यूक्लियर अटैक किया जा सकता है। हमारे पास में ऐसे बहुत सारे फाइटर जेट हैं जो बेसिकली न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। ठीक है, लैंड से हम लोग न्यूक्लियर अटैक कर ही सकते हैं। तो मतलब हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के पास में न्यूक्लियर अटैक करने की शक्ति, और तीनों ही जगह से इंडिया यहाँ पे न्यूक्लियर अटैक करने को आराम से, मतलब ये कैपेबल हो सके, इसकी क्षमता भारत के पास में आ सके, इसी को हम लोग न्यूक्लियर ट्रायड कहते हैं। तो ये एक सबमरीन और रेडी हो चुकी है, मतलब समुद्र से न्यूक्लियर अटैक करने की पावर भारत की बढ़ चुकी है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि भारत का जो न्यूक्लियर ट्रायड है वो और ज़्यादा मजबूत हो गया है। आई होप आपको ये जो न्यूज़ आर्टिकल है वो समझ में आया कि क्या चल रहा है पूरा मामला। लेकिन दोस्तों इसमें बहुत सारी छोटी छोटी अपडेट्स हैं। एग्जामिनेशन में सीधा क्वेश्चन बनेगा। अभी मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाऊंगा कि सवाल पूछे कैसे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो मैंने आर्टिकल है इसी के नोट्स आपके रेडी करवा दिए हैं कि सर सबसे पहले ये बताइए अरिदमन है क्या। तो अरिदमन भारत का दूसरा न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। ठीक है, ध्यान रखना है कौन सा सबमरीन? SSBN वो सबमरीन होते हैं जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं? न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि SSBN वाली जो पनडुब्बियां होती हैं, पनडुब्बियां क्या होती हैं? जो पानी के अंदर चलती हैं। तो SSBN वाली जो सबमरीन होती है ये न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल को कैरी कर सकती है। ठीक है, न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल को, एक ऐसी मिसाइल जो न्यूक्लियर अटैक करने के लिए जानी जाती है।
ठीक है, तो ये पनडुब्बी की ताकत आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा है। ये कौन सी क्लास को बिलोंग करता है? तो याद रखिएगा, अरिहंत क्लास को ये सबमरीन बिलोंग करती है, क्योंकि इस प्रकार से न्यूक्लियर अटैक करने वाली जो हमारी पहली सबमरीन थी वो आईएनएस अरिहंत है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन ये है कि सर ये इंडिया की सेकंड पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, तो पहली कौन सी है? तो इस अरिहंत क्लास में जो फर्स्ट है वो है आईएनएस अरिहंत। तो आईएनएस अरिहंत नाम की जो पनडुब्बी है, इसका ऑलरेडी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ऑलरेडी अपने सर्विस के अंदर में है। ठीक है, और जिसके अंदर में क्या ताकत है? न्यूक्लियर अटैक करने की ताकत है, ध्यान रखिएगा। ये जो आईएनएस अरिधमन है, इसको एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है, और इसका जो शिप बिल्डिंग सेंटर है जहां पे तैयार किया गया है वो है विशाखापट्टनम। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब आगे सुनिए, ये जो पूरा इनिशिएटिव चलाया गया है, या ये जो पूरा सबमरीन रेडी करा गया है, मैंने आपको बताया ये भारत के न्यूक्लियर ट्रायड का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। न्यूक्लियर ट्रायड का हिस्सा है, मतलब इससे क्या है? न्यूक्लियर ट्रायड क्या बताता है कि हमारे पास में कितनी क्षमता है कि हम अपने लैंड, एयर और सी से किस तरीके से न्यूक्लियर वेपन्स को लॉन्च कर सकते हैं। उस क्षमता को दर्शाता है ये न्यूक्लियर ट्रायड। तो SSBN यहाँ पर ये भारत की क्षमता को और ज़्यादा मजबूत कर देता है। और एक बात और जो याद रखनी है कि सर ये जो सेकेंड न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, दैट इज़ SSBN, ये सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हमको प्रोवाइड करवाएगा। मान लो दुश्मन ने पहले हमारे ऊपर अटैक कर दिया है, तो आराम से यहाँ पर फिर हम उसके बदले में एक रिटेलिएशन कर सकते हैं, और रिटेलिएशन करने के साथ साथ अपनी इस छिपी हुई सबमरीन से क्योंकि ये पनडुब्बी छिपी हुई रहेगी, पानी के अंदर चलेगी, तो इस सबमरीन से यहाँ पे हम भी न्यूक्लियर अटैक बाद में कर सकते हैं, क्योंकि भारत पहले न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा, क्योंकि भारत कह सकते हैं नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी को अपनाता है कि भैया पहले हम ये न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे। ठीक है, अगर हमारे ऊपर अटैक होता है तो हम उसका रिटेलिएशन ज़रूर से करेंगे। उसी चीज़ को यहाँ पे दर्शाया गया है। तो सर ये जो पनडुब्बी तैयार हो जाएगी तो उसके फीचर्स क्या होंगे? अब देखो, इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसका टोटल वेट तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ यहाँ पर कि 7000 टन्स के आसपास यहाँ पर इसका टोटल वेट है। इसमें 95 ऑफिसर्स प्लस सेलर्स, ये सभी लोग एक साथ ट्रैवल कर सकते हैं। इसकी टोटल लेंथ है 112 से लेकर 125 मीटर्स के आसपास। अब ये बातें इतनी पूछी नहीं जाती है, ये ज़रूर पूछ लिया जाता है कि ये पर्टिकुलर मिसाइल या ये जो पर्टिकुलर सबमरीन है या ये जहाज़ है, ये किस किस प्रकार के मिसाइल्स को कैरी कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो हमने अभी आईएनएस अरिधमन तैयार किया है, इस आईएनएस अरिधमन के अंदर में कौन सी मिसाइल इस्तेमाल की जाएगी? K4 मिसाइल इस्तेमाल की जाएगी। K4 एक न्यूक्लियर मिसाइल है, क्योंकि न्यूक्लियर मिसाइल इस्तेमाल करोगे तभी तो न्यूक्लियर अटैक कर पाओगे। ठीक है, तो ये K4 न्यूक्लियर मिसाइल को कैरी करेगा हमारा अरिधमन। इससे पहले जो हमारे पास में न्यूक्लियर पावर्ड अटैक मिसाइल है वो है आईएनएस अरिहंत। आईएनएस अरिहंत के अंदर जो मिसाइल हम यूज़ करते हैं वो K15 मिसाइल है। पता है आपको, मिसाइल्स में अलग अलग एक पूरा कैटेगरी होती है, उनका परिवार होता है। तो उसी प्रकार से जो के मिसाइल है, के मिसाइल की अपनी एक पूरी फैमिली है। इसको आप लोग एक बार पढ़ सकते हैं, ये विकीपीडिया का पेज है जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। के मिसाइल्स में अगर आप लोग देखोगे तो आज जो भारत का आईएनएस अरिहंत, अरिहंत की बात कर रहा हूँ, अरिधमन की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आईएनएस अरिहंत है भारत का पहला ये न्यूक्लियर अटैक सबमरीन, इसमें K15 मिसाइल का यूज़ किया जाता है। K15 मिसाइल शॉर्ट रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, इसकी रेंज लगभग 750 से लेकर 1500 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन जो अभी आईएनएस अरिधमन तैयार हो रहा है, जो अपने फाइनल फेज में चल रहा है, इसमें K4 मिसाइल का यूज़ किया गया है। K4 मिसाइल मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज यहाँ पर लगभग 3500 किलोमीटर से लेकर 4000 किलोमीटर के आसपास होगी। इसके बाद अपने पास में K5 मिसाइल भी है, ध्यान रखना, जिसमें इसको बोला जाता है ये एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ICBM। इसकी रेंज 5000 से 6000 किलोमीटर होती है। यानी कोई भी मिसाइल जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज़्यादा होती है वो सभी मिसाइल्स इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स कहलाती हैं। उसी प्रकार से K6 मिसाइल, ध्यान रखना, K6 मिसाइल भी न्यूज़ में है, K15 भी न्यूज़ में है, K4 भी न्यूज़ में है। K6 इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि रिसेंटली हम लोगों ने खबर कवर की थी कि DRDO K6 मिसाइल पे काम कर रहा है, जो ब्रह्मोस से भी ज़्यादा खतरनाक होगा, जिसकी रेंज 8000 से लेकर 9000 किलोमीटर के आसपास होगी। अगेन, कोई भी मिसाइल जिसकी 5000 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज होती है वो कौन सा होता है? इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसको हम एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक यूज़ कर सकते हैं या दूसरे कॉन्टिनेंट्स के ऊपर में अटैक कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अरिधमन में जो इस्तेमाल किया गया है वो K4 मिसाइल है। अरिहंत में जो यूज़ किया गया है वो K15 मिसाइल है। K15 से ज़्यादा पावरफुल K4 है, क्योंकि इसकी पावर भी ज़्यादा है, उसके अलावा इसकी रेंज भी ज़्यादा है।
तो ये जो INS अरिदमन हम लोगों ने रेडी किया है, इसमें कुछ और भी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, क्योंकि पनडुब्बी है तो इसको आराम से डिटेक्ट करना होगा, दुश्मन का सबमरीन सामने है या दुश्मन का जहाज़ आ रहा है, उसको डिटेक्ट करने के लिए इसमें सोनार वगैरह का यूज़ किया गया है। उस सोनार का इस्तेमाल है USH सोनार। ठीक है, आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ चुकी हैं रिगार्डिंग INS अरिदमन। कोई भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा, आप रेडी हैं उसको सॉल्व करने के लिए। लेकिन उसके बाद दोस्तों आपको कुछ और भी बेसिक फैक्ट्स हैं जो पढ़ कर जाने चाहिए, मेरे हिसाब से ये भी बहुत काम के हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहली चीज़ SSBN की जब हम बात करते हैं तो आप समझ गए ये कौन सी सबमरीन्स होती हैं। ये वह सबमरीन होती हैं जिससे हम न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। भारत के पास में न्यूक्लियर अटैक करने वाली कितनी सबमरीन है, चलिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। तो दोस्तों ये है सबसे पहली जो न्यूक्लियर अटैक करने वाली सबमरीन है, वो है INS अरिहंत। ठीक है, ये सबसे पहली सबमरीन INS अरिहंत है जो न्यूक्लियर अटैक कर सकती है। दूसरी है INS अरिघात। ठीक है, बिल्कुल INS अरिघात 2023 में कमीशन की जाती है। फिर तीसरी है INS अरिदमन। सर अरिदमन यही जिसकी हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल ये इसी की बात कर रहे हैं, अभी अंडर सी ट्रायल है। उसके अलावा S4 करके यहाँ पर एक और है जो रिसेंटली लॉन्च की गई है। ठीक है, अपनी टेस्टिंग फेज में थी, ये रिसेंटली लॉन्च कर दी गई है, नाम अभी इसका यहाँ पर अनाउंस नहीं हुआ है। ठीक है, तो आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारे पास में 4 पनडुब्बियां हैं आज के समय पर, 4 ऐसी सबमरीन्स हैं जो SSBN वाली सबमरीन कहलाई जाती हैं। ठीक है, तो सर SSBN तो चलो हम समझ गए, जिससे हम लोग न्यूक्लियर मिसाइल दाग सकते हैं। लेकिन ये बताओ SSN क्या होता है। SSN अटैक सबमरीन होती है। अटैक सबमरीन मतलब इसमें न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल नहीं होती, मतलब ये न्यूक्लियर मिसाइल को कैरी नहीं करता। लेकिन ये जब चलता है सबमरीन, तो सबमरीन को जो पावर दी जाती है वो न्यूक्लियर पावर दी जाती है। ठीक है, जबकि SSBN जो है ये न्यूक्लियर अटैक भी कर सकता है। तो कहोगे सबमरीन को न्यूक्लियर पावर दी जाती है, इसका मतलब सिंपल सा यह है, जैसे आज जो नॉर्मल पनडुब्बियां होती हैं जिसको हम कन्वेंशनल सबमरीन्स कहते हैं, उसमें डीजल का इस्तेमाल होता है दोस्तों, डीजल इलेक्ट्रिक इंजन होता है। जब डीजल इलेक्ट्रिक इंजन होता है तो उन सबमरीन्स को बार बार पानी से बाहर निकलना पड़ता है सप्ताह में एक बार। ठीक है, अपनी बैटरी को रिचार्ज करने के लिए। लेकिन जो न्यूक्लियर वाली पावर सबमरीन्स होती हैं जिसमें न्यूक्लियर से उस सबमरीन को एनर्जी मिलती है चलने के लिए, तो वो लंबे समय तक पानी में रुक सकती है, लंबे समय तक, महीनों तक पानी से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। और सबमरीन जो पनडुब्बी है वही सबसे बेहतर है जो पानी से बार बार ना निकलने की ज़रूरत पड़े, लंबे समय तक रह सके, दुश्मन की टेरिटरी के अंदर में भी हम लोग एक निगरानी बना के रख सकें। समझ गए। तो ये जो सबमरीन्स होती हैं जिसको पावर दी जाती है, केवल वो न्यूक्लियर अटैक नहीं कर सकता, वो न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स को कैरी नहीं करता है, केवल पावर मिलती है, वो होती हैं SSN। इनका मेन रोल यही होता है कि दुश्मन की सबमरीन को हंट करना, ठीक है, मॉनिटरिंग करना, सी कंट्रोल करना, यही मेन पर्पस होता है। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस है जिसको आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं। बहुत छोटा सा डिफरेंस है। ठीक है, ये आपको बता दिया है कि कैसे ये काम किया जाता है। ठीक, चलिए डिज़ाइन फेज़ वगैरह ये सब देखो। SSN, क्योंकि क्वेश्चन ये है कि सर आपने ये तो बता दिया कि भारत के पास में 4 SSBN वाली सबमरीन्स हैं, ठीक है, लेकिन SSN वाली सबमरीन का क्या। तो SSN वाली जो सबमरीन है वो इंडिया ने रशिया से रेंट पर लिया था, जिसमें INS चक्रा 1 और चक्रा 2 का नाम आप लोगों ने कई बार सुना होगा। ठीक है, फिर ऐसे थर्ड SSN अकुला क्लास की हम लोगों ने रेंट पर ली थी, लेकिन कोविड की वजह से वो डिले हो गई। तो एक्सपेक्टेड है कि 2028 तक इसकी डिलीवरी हो पाएगी। तो इंडिया अभी खुद का SSN नहीं बनाया है। तो इंडिजिनियसली जब तक हम लोग खुद का अपना SSN वाला ये वाला सबमरीन बनाएंगे, तब तक हम लोग यहाँ पर रशिया से रेंट पर लेकर अपना काम चलाने वाले हैं। जब खुद का डेवलप हो जाएगा तो फिर यहाँ पे ऑब्वियसली हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी फॉरेन डिपेंडेंस की या फिर किसी दूसरे देश के ऊपर निर्भरता की। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलिए दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं। ये 4 आपको SSBN स्टेटस वाली सबमरीन पता चल ही चुकी हैं। और बस देखो, हाँ ये मैं कह रहा था कि जैसे आप लोगों को पता है अरिदमन की जो हमने बात की है, इस अरिदमन में कौन सा मिसाइल इस्तेमाल होता है, K4 मिसाइल इस्तेमाल होता है, जिसकी रेंज 3500 से लेकर 4000 किलोमीटर की रेंज के आसपास है। और अभी आज से कुछ दिनों पहले K6 मिसाइल भी न्यूज़ में था। K6 कौन सा मिसाइल है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज बहुत मैसिव है, लगभग 8000 किलोमीटर से भी ज़्यादा की रेंज है। तो DRDO K6 मिसाइल को भी डेवलप कर रहा है, तैयार कर रहा है, जो 7.5 माख की स्पीड से चलेगा, यानी कि जो साउंड की स्पीड होती है, ध्वनि की गति होती है, उससे भी 7.5 गुना ज़्यादा तेज़ी से ये चलने वाला है। समझ गए। बाकी ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया है कि K3, K4, K5 कौन सी मिसाइल होती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया।
चलिए आगे इसमें K-15 कौन सी होती है वो भी हम लोगों ने आगे समझ लिया है अभी ऊपर, तो कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा एक बात और याद रखिए, जो K-6 मिसाइल DRDO करंट समय पर डेवलप कर रहा है, इस मिसाइल के अंदर में MIRV टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। अब MIRV टेक्नोलॉजी तो यार मैंने आपको कितनी बार पढ़ा दिया है, अभी कुछ दिनों पहले भी पढ़ाया था। ठीक है, तो मुझे आप लोग बताओ MIRV टेक्नोलॉजी क्या होती है, नीचे कमेंट सेक्शन में एक छोटा सा शॉर्ट नोट लिखिए। ठीक है, तब तक आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बता देता हूं कि एग्जाम में प्रश्न कैसे बनते हैं, क्योंकि आज हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन को इन्वॉल्व नहीं किया है। लास्ट वाले आर्टिकल में प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेगा, तो अभी के लिए इन सब चीज़ों पे ध्यान दो जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो ये दोस्तों देखिए 2016 का क्वेश्चन है। जैसे आज हम लोग INS अरिधमन की बात कर रहे हैं, INS अरिहंत की बात कर रहे हैं, ऐसे ही प्रश्न पूछ लिया था 2016 में यूपीएससी ने। क्वेश्चन क्या था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ INS अस्त्रधारिणी। INS अस्त्रधारिणी हाल ही में न्यूज़ में है, ये क्या है, ये आप लोगों को पूछा गया था, ये क्या चीज़ है बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये टॉर्पीडो लॉन्च एंड रिकवरी वेसल है। ठीक है, टॉर्पीडो लॉन्च कर सकता है, रिकवरी वेसल है, तो ध्यान रखना ऐसे भी प्रश्न बनेंगे। ठीक है, या फिर मिसाइल्स के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे अभी हम लोगों ने K-4 मिसाइल को डिस्कस किया, K-15 मिसाइल को डिस्कस किया, K-6 को डिस्कस किया, वैसे ही 2014 में अग्नि-4 मिसाइल के बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बताओ अग्नि-4 मिसाइल के रेफरेंस में 3 स्टेटमेंट्स हैं, बताए तीन में से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। पहला, क्या ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है? बिल्कुल। बैलिस्टिक मिसाइल है तो सरफेस टू सरफेस मिसाइल आपको ये देखने को मिलती है। दूसरा, क्या इसमें लिक्विड प्रोपेलेंट का इस्तेमाल होता है? नहीं, लिक्विड के साथ साथ सॉलिड फ्यूल का इसमें इस्तेमाल होता है। सेकंड स्टेटमेंट गलत है। क्या ये 1 टन न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी कर सकता है, वो भी 7500 किलोमीटर की दूरी पर? नहीं। अग्नि-4 मिसाइल की जो रेंज है वो रेंज ही 4000 किलोमीटर है, नॉट दी 7500 किलोमीटर, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। केवल पहला वाला सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए वन ओनली इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं, लेकिन अगले आर्टिकल पर बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDFs वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इन्हीं PDFs की बात कर रहा हूँ। ये जो शानदार सा PDF दोस्तों आप अपने सामने देख पा रहे हैं, जिसमें हर एक माइक्रो या मैक्रो जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब मेंशन की गई है। जैसे अगला आर्टिकल अभी डिस्कस करेंगे तो ये आपके द हिंदू में आज पब्लिश हुआ है, पेज नंबर 5 पे। तो इस आर्टिकल से क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, अगर कोई यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है तो कैसे पूछा गया है, आपको कैसे प्रिपेयर करना है, ये सब चीज़ें हैं। फिर ऐसे ही अगला न्यूज़ आर्टिकल देखो आज हमारे द हिंदू में पब्लिश हुआ है, फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन पेज पर, तो ये कैसे पढ़ना है। अब यहाँ से मान लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं पूछा है तो मैं आपका क्वेश्चन तैयार करवाऊंगा, यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को, समझ गए। तो इस तरीके से ये PDF रेडी होता है। ये PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रोवाइड करवाया जाता है, बिल्कुल दोनों भाषाओं में, बिल्कुल एज इट इज़ जो दिख रहा है सामने यही चीज़ आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो इसके लिए आप एक ग्रुप ज्वाइन करके रख सकते हैं, अपना पेड ग्रुप है, और इस पेड ग्रुप का फ़ी पेमेंट बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है, क्योंकि आप लंबे समय के लिए जर्नी अपनी तैयार कर रहे हैं। करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण पोर्शन होता है हर एक एग्जामिनेशन में, तो आपके लिए एक सटीक सोर्स होना चाहिए कि सर मैं इस सोर्स से पढ़ लूँ तो मुझे एक कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, मुझे इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस ग्रुप को ज्वाइन करने का फ़ी पेमेंट बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, एंड उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा। अब डेमो वीडियो के लिंक की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि यही सब चीज़ें हैं जो दिख रहा है, जो दिख रहा है वही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपका पेमेंट करवाने के बाद में कुछ और मिलने वाला है, नहीं, एग्जैक्टली सब कुछ सेम है। क्लियर। चलिए दोस्तों, तो अपना ज्वाइन करके रख सकते हैं और आपका अमाउंट हाथों हाथ रिकवर भी हो जाएगा, क्योंकि जब आप ग्रुप में शामिल होंगे ना तो पुराने सभी PDFs आपके हाथ में आ जाएंगे। नए PDF तो डे टू डे आपको मिलने वाले हैं, पुराने भी सब हाथ में आ जाएंगे, तो अमाउंट रिकवर हो जाना है, बेनिफिट्स लगातार मिलते रहेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट ईयर से इसके प्राइसेस भी इंक्रीज होंगे, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। तो मेक श्योर करें ज्वाइन करके रख लें, नेक्स्ट ईयर नहीं, नेक्स्ट मंथ से सितंबर मंथ से। चलिए अगला न्यूज़ आर्टिकल क्या कहता है दोस्तों, आइए फटाफट डिस्कस करते हैं। तो याद होगा जैसे आज के समय पर हम लोग क्या करते हैं, जैसे आप मैप वगैरह खोलते हैं ना, तो लोकेशन वगैरह की सर लोकेशन भेज दो अपनी, है ना, या फिर कई बार मैसेज होता है लोकेशन ट्रैक कर रहे होते हैं, मैपिंग वगैरह के थ्रू किया जाता है, मैप्स वगैरह यूज़ करते हैं। उन मैप में क्या यूज़ होता है, GPS। क्या इस्तेमाल होता है, GPS। अब ये GPS जो है ये पूरा सैटेलाइट सिस्टम है किसका, ये GPS है दोस्तों USA का। ऑब्वियसली ये USA का GPS सिस्टम है। वैसे ही चाइना ने अपने खुद के लोकेशंस को डिनोट करने के लिए अपना खुद का सैटेलाइट सिस्टम बनाया।
रशिया ने अपना सिस्टम बनाया, जापान ने अपना सिस्टम बनाया, ठीक है। तो इंडिया कैसे पीछे रह जाता। इंडिया ने भी दोस्तों यहाँ पर अपना खुद का एक सैटेलाइट जीपीएस, जिसको आप इंडियन जीपीएस कह सकते हैं, और उसका नाम क्या है, नेविक। क्या नाम रखा, नेविक। नेविक की फुल फॉर्म क्या है, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन सिस्टम। हमने अपनी खुद की सैटेलाइट का पूरा ग्रुप जो है वो लॉन्च किया अंतरिक्ष में, और ये सैटेलाइट का ग्रुप क्या करेगा, ये हमको मैपिंग प्रोवाइड करवाएगा हमारे अकॉर्डिंग। तो हम अपने मोबाइल्स के अंदर में जीपीएस जैसे यूज़ करते हैं वैसे नेविक का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन यह है, क्या ये सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है, नहीं। तो बोला यह जा रहा है कि इसरो जीपीएस के अंदर में वापस से बहुत सारी चीज़ों को ठीक कर रहा है, क्योंकि नेविक सिस्टम में हमें 7 सैटेलाइट लॉन्च करनी है अंतरिक्ष में, 7 सैटेलाइट्स। हमने बहुत सारी सैटेलाइट लॉन्च की है, जिसमें से कुछ सैटेलाइट्स खराब हो चुकी हैं, कुछ सैटेलाइट्स अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाई हैं, और कुछ सैटेलाइट का जो एटॉमिक क्लॉक होता है, जो आपको लोकेशंस प्रोवाइड करवाता है, इंफॉर्मेशन देता है, टाइमिंग इंफॉर्मेशन देता है, वो एटॉमिक क्लॉक्स खराब हो चुकी हैं सैटेलाइट्स की। तो वो एटॉमिक क्लॉक्स जो खराब हुई हैं, मतलब जितनी भी सैटेलाइट है, 5 सैटेलाइट में एटॉमिक क्लॉक खराब हो गई है, ये बात बोला जा रहा है। तो इसरो कह रहा है कि हम खुद से बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पुरानी वाली जो एटॉमिक क्लॉक है उसको हमने इंपोर्ट किया था बाहर, एक कंपनी से, स्पेक्ट्रा करके एक कंपनी है, उससे हम लोगों ने परचेज किया था। नाउ अब हमें यहाँ पे खुद से काम करने की ज़रूरत है, अगर हमें बेस्ट तरीके से इसको डेवलप करना है। हालांकि नेविक ने काम करना बहुत पहले ही बंद कर दिया था, या फिर कह सकते हैं कि सही तरीके से वर्किंग प्रोसेस इसका नहीं हो पाया था, लेकिन इसरो ने ये इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की थी। नाउ फाइनली राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी आरटीआई एक्ट के थ्रू ये हमको जानकारी मिल चुकी है कि जो नेविक सैटेलाइट्स हमने अंतरिक्ष में लॉन्च की थी, इनमें से 5 सैटेलाइट कंप्लीटली फेल हो चुकी हैं, और इनमें से 3 सैटेलाइट्स के जो क्लॉक्स हैं वो ख़राब हो चुके हैं, यानी सैटेलाइट आज के समय पर ये वर्क नहीं कर रही है। तो अब इसमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, और इम्प्रूवमेंट करते हुए दोस्तों हमने अगले, कह सकते हैं, 1 साल तक पूरा टारगेट बनाया है कि 6-6 महीने बाद नए नए सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे एनवीएस करके। तो नए नए सैटेलाइट्स लॉन्च होंगे, और उन सैटेलाइट्स के मेन पर्पज़ यही होगा कि भारत का जो ये रीजनल नेविगेशन सिस्टम है, जिसको हमने नेविक नाम दिया है, या तो नेविक कहते हैं इसको, या हम कहते हैं IRNSS, दैट इज़ इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम। इसको हम 2013 से लॉन्च कर रहे हैं, 2013 से। अभी तक देखोगे दोस्तों ये सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हुआ है। टारगेट तो ये था 2020 तक कंप्लीट कर दिया जाए, फाइनली यहाँ पर 2025 खत्म होने वाला है, लेकिन अभी ये इसका पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी इसमें बहुत सारे सुधार करने ज़रूरी हैं, जिस वजह से ये न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश हुआ है। तो अब इसरो कह रहा है कि भैया हम खुद से खुद के डिवाइस बनाएंगे, जो हमने पहले गलती कर दी थी, बाहर दूसरे कंपनी से हम लोगों ने एटॉमिक क्लॉक मंगा लिए थे, इंपोर्ट करे थे, उसको हमने अपने सैटेलाइट में यूज़ किया था। अब हम यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि जो ये एटॉमिक क्लॉक है इस कॉन्स्टलेशन में, ये इंपोर्ट करे गए थे इसरो के थ्रू फ्रॉम द स्पेक्ट्रा टाइम। तो अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि देखो अब हम इंपोर्ट नहीं करने वाले, खुद से बनाएंगे, हाई क्वालिटी पे काम करेंगे, और भारत का एक नेविगेशन सिस्टम जल्दी से रेडी करेंगे। आई होप आपको ये क्लैरिटी मिल चुकी है कि मामला क्या चल रहा है। ये न्यूज़पेपर में आर्टिकल पब्लिश हुआ है। इससे पहले कुछ दिनों पहले आप देखोगे इंडियन एक्सप्रेस में भी आर्टिकल पब्लिश हुआ था। इसमें बोला जा रहा था 3 नए नेविगेशन सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे 2026 तक। मैंने बताया ना, कुछ सैटेलाइट्स हमारे ख़राब हो चुके हैं, तो 6-6 महीने के गैप में 3 नए नेविगेशन सैटेलाइट्स लॉन्च करने की बात कर रहा है इसरो। और कब कब लॉन्च होगा, जैसे इसमें पहला NVS-3 लॉन्च होने वाला है, क्योंकि NVS-1 तो हम पहले ही लॉन्च कर चुके हैं। अगर आप लोग देखोगे तो इसमें डेटा मिलेगा। NVS-2 को जनवरी में लॉन्च किया गया था, लेकिन वो हमारे मनचाहे ऑर्बिट तक नहीं पहुंच पाया, ठीक है। NVS-1 को आप देखोगे तो मई 2023 में लॉन्च कर दिया गया था। नाउ अब यहाँ पर काम हो रहा है NVS-3 पर। NVS-3 2025 के अंत तक लॉन्च हो जाएगा, ये सैटेलाइट का नाम रखा गया है। फिर NVS-4 जो है ये NVS-3 के 6 महीने बाद लॉन्च होगा। फिर NVS-5 जो है ये NVS-3 के 6 महीने बाद, NVS-4 के 6 महीने बाद लॉन्च होगा। तो 6-6 महीने बाद ये 3 सैटेलाइट्स लॉन्च होने वाले हैं। नेक्स्ट ईयर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा रिगार्डिंग द नेविगेशन सिस्टम। तो वही चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्पेस, इन्होंने पार्लियामेंट को इन्फॉर्म किया है कि इसरो 3 नई सैटेलाइट लॉन्च करेगा, और ये तीनों के तीनों नए सैटेलाइट भारत के नेविक का हिस्सा होने वाला है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का हिस्सा होने वाला है। और ये भारत की नेविगेशन सिस्टम को पूरी फंक्शनिंग प्रोवाइड करवाएंगे। कंप्लीट फंक्शनिंग की तरफ इंडिया बढ़ जाएगा, भारत का खुद का GPS सिस्टम रेडी हो जाएगा। समझ गए? तो ये इसका नाम ध्यान रखना, या तो IRNSS करके पूछ लेगा इसका नाम, या नेविक करके पूछ लेगा। तो नेविक क्या है, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। IRNSS क्या है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। बोथ आर सेम, बस खाली बोलने में डिफरेंस है। समझ गए?
चलिए आगे आते हैं। इसको इसरो ने डेवलप किया है, भारत का खुद का जीपीएस सिस्टम है, ये हमने समझ लिया। ये कैसे काम करेगा? ये इंडिया के लोकेशंस को प्रोवाइड करवाएगा, यानी पूरे भारत को तो ये कवर करने वाला है। उसके साथ साथ भारत के अलावा भारत की बाउंड्री के बाहर 1500 किलोमीटर की रेंज भी कवर करेगा। ठीक है, ये इंडिया की बाउंड्री हुई, इंडिया को कवर करेगा। इंडिया के बाहर 1500 किलोमीटर के भी लोकेशंस हमको ये प्रोवाइड करवाएगा। इस नेविक के अंदर में हमें 7 सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करना है स्पेस में, और धरती पे हमें ग्राउंड सपोर्ट सिस्टम लगाना है जिसको हम कनेक्ट करने वाले हैं, जिसके माध्यम से सैटेलाइट से सारा का सारा लोकेशंस हमको मिल पाएगा, जिससे हम मोबाइल फ़ोन्स में फिर इसका यूज़ कर पाएंगे। लेकिन पहले ये पूरा रेडी तो हो जाए। ये IRNSS, इसमें कौन कौन से ऑर्बिट पे सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, क्योंकि अंतरिक्ष में जब हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, कुछ बहुत दूर लॉन्च करते हैं, कुछ पास में लॉन्च करते हैं। तो जो बहुत दूर और पास वाला मतलब है ना, ये ऑर्बिट का मतलब है। तो एक ऑर्बिट होता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट और एक होता है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ी बहुत बातें हैं जिसको आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट आप देखने को मिलेगा, ये बहुत दूरी पर होता है। ये हमारे पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर की दूरी पर है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। समझ गए? एक होता है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। तो इन्हीं दो ऑर्बिट्स के ऊपर में हम लोग क्या करने वाले हैं, अपनी इन सैटेलाइट्स को लॉन्च करने वाले हैं। ये सैटेलाइट लॉन्च कैसे की जाएंगी? वेट, देखो ऐसे लॉन्च की जाएंगी। तो ये जो हमारी ये 4 सैटेलाइट्स आपको जो दिख रही हैं, ये जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट पे लॉन्च होंगी। ठीक है, ये 4 सैटेलाइट्स आपको दिख रही हैं। ठीक है, और ऐसे ये एक ऑर्बिट आपको दिख रहा है ब्लैक वाला, ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पे 3 सैटेलाइट लॉन्च होंगी, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में 4 सैटेलाइट्स लॉन्च होंगी। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमें कितनी सैटेलाइट्स लॉन्च करना है? ये हमें 7 सैटेलाइट्स को लॉन्च करना है, 7 सैटेलाइट्स को, जिसमें से 3 जो है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पर होने वाली हैं, जो हम लोगों ने देखा ये रहा 1, 2 एंड 3, ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पर होंगी। 4 जो है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट पर होंगी। ठीक है, जो भारत का डेटा एंड भारत के बॉर्डर के बाहर 1500 किलोमीटर के और भी रेंज को कवर करने वाली है। जबकि अमेरिका के जीपीएस सिस्टम में, जैसे अभी ये भारत का ये नेविक सिस्टम है, इसमें 7 सैटेलाइट हैं। यूएसए के जीपीएस में 24 सैटेलाइट हैं। अब ये जीपीएस है जो ग्लोबल पोजीशनिंग प्रोवाइड करवाता है, तो ये पूरे वर्ल्ड के, पूरे अर्थ के डेटा को कवर करता है। तो भारत में अभी फिलहाल जो डेटा है वो थोड़ा सा कम रहेगा, लेकिन ये इंडिया के लिए, अपने लिए इनफ रहेगा। हम अपने हिसाब से यहाँ पर ये खुद का जीपीएस बना पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, इंडिया का खुद का जीपीएस, 7 सैटेलाइट्स फुल कवरेज के लिए, 2 सर्विस में रहेंगी। मतलब अब ये कैसे लॉन्च होंगी आपको बता दिया, 3 जियो स्टेशनरी में और 4 यहाँ पर जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में। समझ गए? क्लियर हो गया? इससे क्या होगा, आज दुनिया भर पे जो निर्भरता है वो हमारी कम हो जाएगी। दुनिया भर पे निर्भरता हमारी कम हो जाएगी, और इसका जो यूज़ होगा वो यूज़ दोनों पर्पस के लिए होगा। जब ये सैटेलाइट सिस्टम लॉन्च हो जाएगा तो ये हमारे सिविलियन पर्पस के लिए भी होगा कि हम भी इसको आराम से यूज़ कर सकें। उसके अलावा मिलिट्री पर्पस के लिए भी होगा, ताकि हमारी मिलिट्री भी इन लोकेशंस का इस्तेमाल कर सके। उनके लिए इसमें सिक्योरिटी को और ज़्यादा एनहेंस कर दिया जाएगा। अभी तक ये जो इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम है, इसमें 11 सैटेलाइट्स हम लॉन्च कर चुके हैं 2013 से अभी तक, जिसमें से बहुत सारी सैटेलाइट्स फेल हो चुकी हैं। एक सैटेलाइट डीकमीशन हो चुकी है। केवल 4 सैटेलाइट बची हैं जो डेटा दे रही थी। लेकिन अब इंडिया को और सैटेलाइट्स लॉन्च करने की ज़रूरत है, अगर नेविक को पूरी मजबूती पर लेकर आना है। और अगर ये नेविक तैयार हो जाता है तो मैंने आपको बताया, दुनिया भर के जितने भी जीपीएस सिस्टम है, इस पे भारत की निर्भरता कम हो जाएगी। जैसे आज हम लोग यूएसए का जीपीएस यूज़ करते हैं, जब खुद का नेविक बना लेंगे तो जीपीएस की ज़रूरत खत्म हो जाएगी। समझ रहे हैं? रशिया का ग्लोनास, क्योंकि ये जो जीपीएस सिस्टम है, या ये जो कह सकते हैं नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, ये मैक्सिमम कंट्रीज़ के पास में अपना खुद का है। जैसे अमेरिका के पास जीपीएस है, रशिया के पास ग्लोनास है, यूरोप के पास में गैलीलियो है, चाइना के पास में बेदो है, भारत के पास में आ गया अपना IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। सर जापान के पास में भी तो है। हाँ, जापान के पास में भी है, QZSS करके जापान के पास में आपको देखने को मिलेगा। ये रहा क्वासी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम, तो ये जापान के पास में भी है। इसको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। आई होप आपको ये क्लैरिटी दे चुका है। अब ये नेविक सिस्टम, जब ये पूरा सिस्टम तैयार हो जाएगा तो इससे हमें कौन कौन किस किस चीज़ में मदद मिलेगी? सबसे पहले हमारे सिविलियंस के लिए मदद मिलेगी। जैसे आज गूगल मैप यूज़ करते हो ना, आप गूगल मैप में सारी लोकेशंस ट्रैक करते हो, वैसे ही आप अपने नेविक सिस्टम से सारी लोकेशंस आपको मिल रही होगी खुद के इंडियन सिस्टम से। दूसरा, मिलिट्री ऑपरेशंस आप कर पाएंगे। डिजास्टर कोई आएगा तो वार्निंग के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, रेल, रोड, एयर, मैरीटाइम ट्रैकिंग, ये सब करने वाला है। फार्मिंग और फिशिंग टेक्नोलॉजीज़ में क्या क्या सुधार करने चाहिए, ये सारी फैसिलिटीज़ हमको ये प्रोवाइड करवाएगा हमारा नेविक सिस्टम।
एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत इजीली क्वेश्चन बनेंगे, तो आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं आप सभी लोग। ये देखिए यूपीएससी ऐसा नहीं है पहली बार क्वेश्चन पूछेगा, पहले भी इस इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को लेकर क्वेश्चन पूछ चुका है। जैसे सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है कि IRNSS के रेफरेंस में आपके पास में ये 3 स्टेटमेंट्स हैं, बताना है तीनों में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि इस इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम में 3 सैटेलाइट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पे लॉन्च कर रहे हैं और 4 सैटेलाइट जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट पे लॉन्च करेंगे। क्या ये सही बात है? कहोगे सर बिल्कुल सही बात है, यही तो हमने पढ़ा था। दूसरा कहता है कि जो ये सैटेलाइट सिस्टम है ये पूरे इंडिया को कवर करेगा एंड बॉर्डर के बाहर लगभग 5500 स्क्वायर किलोमीटर रेंज को भी कवर करेगा। नहीं, केवल 1500 स्क्वायर किलोमीटर रेंज को कवर करेगा, नॉट 5500 स्क्वायर किलोमीटर। ये आपको पता है, ये भी बताया। सेकंड स्टेटमेंट गलत है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि भारत के पास में अपना खुद का सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम पूरे ग्लोबल कवरेज के साथ में रेडी हो जाएगा 2019 तक। नहीं, ये इंडिया का ग्लोबल कवरेज नहीं देने वाला, ये जीपीएस सिस्टम की तरह ग्लोबल कवरेज नहीं देगा। जीपीएस में 24 सैटेलाइट हैं, हम इसमें केवल 7 सैटेलाइट्स का यूज़ करेंगे और ये 2019 के अभी तक रेडी नहीं हो पाया है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट केवल सही है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर A1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। देख रहे हैं ये क्वेश्चन यहाँ पे से बन गया। फिर 2023 का प्रश्न आपको ये देखने को मिलेगा, एक तो 2018 में पूछ लिया, फिर 2023 में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया। क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज इट्स ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। इन चारों देशों में से कौन कौन से देश है जिनके पास में अपना खुद का नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है? ऑस्ट्रेलिया के पास है, कनाडा के पास है, इजराइल के पास है, जापान के पास में है। सर इसमें से ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजराइल का कंफर्म नहीं है, लेकिन जापान का कंफर्म है कि जापान के पास में QZSS करके सिस्टम प्रेजेंट है, जो अभी आपने बताया। तो इसका सही आंसर भी जापान ही है दोस्तों। आई होप आपको ये भी क्लैरिटी मिल चुकी है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल बहुत ही शानदार एंड बहुत ही ज़्यादा काम का। आज के न्यूज़पेपर में जो हमारा द हिंदू का पेज होता है ना, फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन पेज, FAQ पेज, ये संडे को पब्लिश होता है। इस वाले आर्टिकल में मेंशन किया गया है कि जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है और अफ्रीका के जो लोग हैं वो आज के समय पर काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि गुस्से में हैं, और वो ये कहते हैं कि देखिए जो दुनिया का मैप है ना वो गलत है। ये सही बात भी है, जो नॉर्मली आप वर्ल्ड मैप यूज़ करते हैं वो सारे के सारे मैप्स गलत हैं। कौन सा मैप यूज़ करते हो, कौन सा मैप गलत है? जैसे आप ये देखोगे, ये वाला मैप, कहोगे हाँ सर यही मैप तो हम इस्तेमाल करते हैं। ये अपना इंडिया, ये अफ्रीका, ये देख रहे हो, ये ग्रीनलैंड हो गया, ये अमेरिका हो गया, ये साउथ अमेरिका हो गया। साउथ अमेरिका को देखो, अफ्रीका को देखो, ग्रीनलैंड को देखो, इंडिया को देखो, कहोगे यही मैप यूज़ करते हैं सर हम ज़्यादातर। ये मैप टोटली गलत है, टोटली रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है? क्योंकि कॉन्टिनेंट वाइज देखो दोस्तों, ये ग्रीनलैंड का शेप देख रहे हो, ग्रीनलैंड कितना ज़्यादा बड़ा दिखाया गया इस मैप में, जबकि अफ्रीका यहाँ पर कितना छोटा दिखाया गया है। अफ्रीका ग्रीनलैंड से कहीं गुना ज़्यादा बड़ा है। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट वाले लोग ये कहते हैं कि इतिहास में जो ये मैप शुरू कर दिया गया, मर्केटर मैप, उसी को ही आज किताबों में छाप दिया गया है, सब जगह छाप दिया गया है, ज़्यादातर लोग इसका यूज़ कर रहे हैं, जिसमें अफ्रीका कॉन्टिनेंट वाइज यूरोप से बहुत बड़ा है। यूरोप कितना ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है, ग्रीनलैंड कितना बड़ा दिखाई दे रहा है। ये इतने बड़े हैं नहीं, रियलिटी देखोगे तो रियलिटी ये ऐसी है। अफ्रीका कुछ इस प्रकार से है, मैसिव साइज में, ठीक है। ये है यहाँ पर अमेरिका का साइज, ये है ग्रीनलैंड का साइज, और ये है यूरोप का साइज। तो अफ्रीका कहता है कि सर ये तो आपने हमको कमज़ोर दिखाया है शुरू से ही। तो पहले तो अफ्रीका इन सब चीज़ों को बर्दाश्त करता था, बर्दाश्त कर लेता था, अब यहाँ पर इन सब चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेगा। तो हमें यहाँ पर मैप के अंदर में बदलाव करना होगा। अगर मैप के अंदर बदलाव करेंगे तो कौन से नए मैप लेकर आए जाएंगे? चलिए ज़रा इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। सर आज जो हम ज़्यादातर मैप यूज़ करते हैं वो है मर्केटर प्रोजेक्शन मैप। ध्यान रखना, मर्केटर प्रोजेक्शन मैप। इस मैप को 1569 में बनाया गया था, स्पेशली ये सेलर्स के लिए जो यहाँ पर समुद्र में चल रहे हैं, अपने जहाज़ लेके उनके लिए डिज़ाइन किया गया था ताकि वो स्ट्रेट लाइन में चल सकें। उनके लिए ये मैप बनाया गया। इस मैप में एक खतरनाक चीज़ है कि ये मैप डिस्टॉर्टेड है। इस मैप में सही तरीके से चीज़ों को नहीं दर्शाया गया है। इस मैप में अगर आप पोल वाले रीजन देखोगे, यानी कि मान लो ये मैप है, तो इसमें जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल दिखाया गया है वो तो बहुत बड़े बड़े साइज़ के देश दिखाए गए हैं, एक्सपैंडेड कंट्रीज़ दिखाई गई हैं। लेकिन जो इक्वेटर पर है, बीचों बीच में देश हैं, जैसे यहाँ पर आप देख पाओगे साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, इंडिया है, इन देशों को बहुत छोटा दिखाया गया है। ये रियलिटी नहीं है। ये देश वाकई में साइज़ में बहुत मैसिव हैं। तो मैसिव हैं, अफ्रीका बहुत मैसिव है, तो मैप में भी इसको मैसिव दिखाना ज़रूरी है। ये क्या आपने ग्रीनलैंड जो छोटा सा है आपने इतना बड़ा दिखा दिया कि वो देखने में अफ्रीका से बड़ा लग रहा है ग्रीनलैंड,
ठीक है। तो कहोगे सर हम कौन सा मैप यूज़ करते हैं, हम भी देखो वही मैप यूज़ करते हैं, लेकिन हमारा मैप फिर भी रियल है जो हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं। इसमें अफ्रीका को बड़ा ही दिखाया गया है। ये देखिए, हम तो सही मैप यूज़ करते हैं, इंडिया का साइज़ भी बड़ा है, ठीक है। उसके अलावा आप देख पाओगे ये अफ्रीका का साइज़ भी बड़ा है, समझ गए। ऊपर देखोगे ग्रीनलैंड का साइज़ ये है छोटा सा। तो ये मैप भी बिल्कुल क्लियर है कि हाँ भाई ये जो साइज़ है इसका डिफरेंस है, यूरोप छोटा है। लेकिन जो नॉर्मल मैप आज के समय पर हमारे टेक्स्ट बुक्स के अंदर में, किताबों के अंदर में जो छापे गए हैं वो बिल्कुल गलत हैं, जहाँ पे अफ्रीका को छोटा दिखाया गया है, ठीक है। अफ्रीका को बिल्कुल ग्रीनलैंड के बराबर दिखा दिया गया, जबकि अफ्रीका ग्रीनलैंड से 14 गुना ज़्यादा बड़ा है। यूरोप को अफ्रीका के बराबर दिखाया गया है मैप में, जबकि अफ्रीका यूरोप से 3 गुना ज़्यादा बड़ा है। यूरोप के इन सभी देशों से 3 गुना ज़्यादा बड़ा है। कनाडा, रशिया, नदर्न यूरोप, ये सारे के सारे ऊपर वाले जितने देश हैं ये बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, जबकि साउथ अमेरिका, इंडिया, ये सब छोटे छोटे देश दिखाई दे रहे हैं। इस वाले मैप की बात कर रहे हैं, यह है मर्केटर मैप, ध्यान रखना। इसी मर्केटर मैप को बदलने की बात कर रहा है अफ्रीका कि भाई हम तो छोटे से हैं, अगर मर्केटर मैप को हटा देंगे तो कौन सा यूज़ करेंगे। दूसरा ऑप्शन अपने पास में आता है दोस्तों, पीटर्स प्रोजेक्शन, पीटर्स मैप। लेकिन इस पीटर्स मैप में भी एक गलती है। गलती क्या है, देखो, हालांकि इन्होंने चीज़ों को सही तरीके से दिखाया गया है। जो ग्रीनलैंड का साइज़ है, इस ग्रीनलैंड के साइज़ को यहाँ पर ये रियल में दिखाया है कि हाँ भाई ये रियल में इतना साइज़ है। अफ्रीका का साइज़ जो यहाँ पे स्मॉल दिखाया है, इन्होंने वापस से बड़ा करके दिखाया। यूरोप का साइज़ जो एक मैसिव दिखाया है, इन्होंने छोटा कर दिया। तो ये एक रियल मैप है, पीटर्स मैप। लेकिन पीटर्स मैप में प्रॉब्लम यह है कि जो मैप है इसको स्ट्रेच कर दिया गया है। इस तरीके से यहाँ पर आप देख पाओगे वर्टिकली फैला दिया गया है। बहुत ज़्यादा खींचे हुए नहीं लग रहे देश। अफ्रीका बहुत ज़्यादा ऐसे करके खिंचा हुआ लग रहा है ऊपर नीचे की साइड से। अमेरिका, साउथ अमेरिका खिंचा हुआ लग रहा है। तो ये बहुत ऊपर इलोंगेटेड वे में खींच दिया गया है, स्ट्रेच कर दिया गया है। इसमें ये कमी है। तो सर इसके अलावा क्या यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव है अपने पास। अभी उस ऑल्टरनेटिव को समझेंगे, लेकिन पहले ये सुनो कि ये आज अफ्रीकन यूनियन जागा है इतने सालों बाद, और ये वापस से कह रहा है कि भैया मैप को बदलो। रीज़न, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन ये कहता है कि जो ये डिस्टॉर्शन करा गया है इतिहास में, जो ये मैप में गड़बड़ी बदलाव किया गया है, ये बदलाव कोई ऐसा नहीं है कि किसी कारण की वजह से, ये इसके बहुत सारे पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अफ्रीका को छोटा दिखाया गया, इसके पीछे का कारण है। अफ्रीका कहता है इसलिए छोटा दिखाया गया है क्योंकि हमें कमज़ोर दिखाया जाता है दुनिया में, हमें बहुत ज़्यादा मार्जिनल दिखाया जाता है दुनिया में, पुअर कंट्रीज़ दिखाई जाती हैं, इसलिए यहाँ पर अफ्रीका को मैप में छोटा दिखाया गया है। हालांकि कई सदियों से ये चीज़ें चली आ रही हैं, ये कह सकते हैं अंग्रेज़ों का नैरेटिव है। अफ्रीका इस चीज़ को झेलता आया है, लेकिन अब यहाँ पर अफ्रीका इस चीज़ को नहीं झेलेगा। ये बात अफ्रीकन यूनियन की साइड से बोली गई है। तो अफ्रीकन यूनियन यहाँ पर क्लियरली मेंशन करता है कि मैप को करेक्ट करो। वो कैंपेन शुरू करता है कि भाई अफ्रीका का रियल साइज दिखाना ज़रूरी है दुनिया के सामने, कि मैसिव कॉन्टिनेंट में आता है अफ्रीका। ये जो छोटा सा कॉन्टिनेंट आपने दिखाया है, ऐसा नहीं है अफ्रीका। समझ गए। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ये मर्केटर मैप को बदलने की बात हो रही है। तो ये मर्केटर मैप का प्रोजेक्शन कैसा था मैं आपको बता चुका हूँ। मर्केटर मैप प्रैक्टिकली केवल और केवल समुद्र में जो जहाज जाते थे सेलर्स के लिए बनाया गया था। ये लैंड एरिया के एक्यूरेसी के हिसाब से नहीं है कि हाँ लैंड एरिया इतना साइज है, एक्यूरेट मैप नहीं है मर्केटर मैप। लेकिन आज यही मर्केटर मैप दुनिया भर के किताबों में छाप दिया गया है। इवन जितने भी एटलस की किताबें आती हैं उसमें भी यही मर्केटर मैप का यूज़ होता है क्लासरूम के अंदर में। उसके अलावा जो भी ऑनलाइन टूल्स हैं, गूगल मैप वगैरह, ये सब मर्केटर मैप का यूज़ करते हैं। तो लोग यहाँ पर इस मैप को लगातार देख रहे हैं और उनके दिमाग में यही इमेज, यही टूटी फूटी इमेज छप चुकी है, जो यहाँ पर कह सकते हैं कि इसका एक बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस हो सकता है दुनिया में। अफ्रीका के प्रति लोगों का जो परसेप्शन है वो चेंज हो सकता है। तो हमें वो परसेप्शन वापस से गेन करना है। अब ये परसेप्शन कैसे अफ्रीका को लेकर अफेक्ट करेगा ये सुनिए। जो स्कॉलर्स हैं और पॉलिसी मेकर्स हैं वो ये कहते हैं कि जो ये तोड़फोड़ करी गई है मैप के अंदर में, इससे अफ्रीका को छोटा दिखाया गया है, कम ताकतवर दिखाया गया है, कि अफ्रीका का दुनिया में कोई रोल नहीं है, ऐसा दिखाया गया है। हम ये नहीं चाहते और हम चाहते हैं इस पूरी सोच को, इस पूरे आइडियोलॉजी को बदलना। तो ये मैप को बदला जाए। तो सर मैप को अगर हम बदलेंगे तो कौन से मैप लेकर आएंगे? पहला मैप जो हम लेकर आ सकते हैं वो है इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन मैप। ये 2018 में लेकर आया गया है इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन मैप। ध्यान रखना इसमें सब कुछ अच्छा है, शेप वगैरह थोड़ी सी कर्व है, स्ट्रेच्ड है, जो रियल साइज़ है वही दिखाया गया है। अफ्रीका को साइज़ में बड़ा दिखाया गया है क्योंकि अफ्रीका को साइज़ में बड़ा होना चाहिए। जो जिस मैप की मैं बात कर रहा हूँ ना, जिसका नाम है इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन मैप। दोस्तों जब भी आप मैप का यूज़ करा करो तो आपके लिए भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा सजेशन है, आप मर्केटर मैप का यूज़ मत करना। ठीक है, आप मैप का यूज़ कर रहे हैं तो ये इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन मैप का यूज़ कर सकते हैं। सर्च करोगे ये मैप मिल जाएगा। इसमें रियल साइज़ को डिफाइन किया गया है। इसमें अगर आप लोग देखोगे तो ये है ग्रीनलैंड का एक्चुअल साइज़, ये है अफ्रीका का एक्चुअल साइज़। इसमें पूरे मैप में अकेला अफ्रीका नज़र आ रहा है कॉन्टिनेंट वाइज। तो ये एक्चुअल साइज़ है।
जो मर्केटर मैप में शो किया गया है वो ऊपर के सभी नेशंस बहुत बड़े दिखा दिए गए हैं और नीचे के सभी नेशंस बहुत छोटे छोटे मैप में दिखाए गए हैं, बट दिस इज नॉट द एक्चुअल करेक्ट मैप। समझ गए? तो करेक्ट मैप ये है, या तो इस मैप का यूज़ होगा, तो या फिर अफ्रीका कहता है, या फिर गॉल पीटर प्रोजेक्शन का यूज़ कर लो। लेकिन गॉल पीटर प्रोजेक्शन वाले मैप में एक चीज़ यह है कि थोड़ा स्ट्रेच हुआ हुआ नज़र आता है, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, तो मर्केटर मैप से तो फिलहाल फिर भी सही है ये, क्योंकि ग्रीनलैंड का साइज़ देखो ये है एक्चुअल साइज़, अफ्रीका का एक्चुअल साइज़ ये है, यूरोप का एक्चुअल साइज़ ये है। तो ये कहते हैं कि जो गॉल पीटर वाला प्रोजेक्शन है आप इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा वही मैंने बताया इलोंगेटेड, ये जो स्ट्रेच हुआ है ये एक प्रॉब्लम है। तो इससे बढ़िया ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, जो आपके पास में सबसे ऊपर ऑप्शन दिया गया है। कौन सा? इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन। इसके अलावा जो तीसरा मैप है जो हम यूज़ करते हैं दोस्तों, वो है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, या फिर आप ये वाला मैप यूज़ कर सकते हैं जो ग्लोब का मैंने इस्तेमाल करता हूँ, जो मैं आपको पढ़ाता हूँ। मैं भी आपको उसी ग्लोब के थ्रू पढ़ाता हूँ, है ना। तो ये क्या है? ये अर्थ को स्पेस से दिखाता है, अंतरिक्ष से दिखाता है, तो एकदम रियलिस्टिक नजर आता है। लेकिन अब एक बार में एक ही साइड दिखाई देती है, ये है प्रॉब्लम। अब इसमें देखोगे एक ही बार में पूरे दुनिया का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसमें एक ही बार में एक साइड दिखाई देती है, लेकिन उस हिसाब से अफ्रीका मैसिव साइज में दिखाई देता है। कौन सा मैप? जो हम लोग यूज़ करते हैं, ये वाले मैप की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये है अपना इंडिया, ये है इंडिया का एक्चुअल साइज, ये है यूरोप का एक्चुअल साइज, और ये है अफ्रीका का एक्चुअल साइज। ठीक है, ये सैटेलाइट से इमेज आ रही है, सैटेलाइट से कनेक्टेड है। ये है ग्रीनलैंड का साइज, जो ग्रीनलैंड नॉर्मल मैप में इतने पूरे एरिया में दिखाया गया भर के, अफ्रीका दिखाया गया नन्ना साल। ये है दोस्तों यहाँ पर एक्चुअल साइज। तो इसी मैप का यूज़ करें। अब ये मैप देखो, कई बार लोग पूछते हैं, ये मैप हमारे उसमें एप्पल के इकोसिस्टम में आता ही है, आईपैड वगैरह होगा, आईफोन होगा आपके पास में, उसमें सिंपल मैप वाला एप्लीकेशन ओपन कर लोगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, नहीं तो फिर ये जो मैप मैंने आपको बताया है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन वाले मैप का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो भी ईजी है, उसमें भी यहाँ पर सभी चीज़ें इस तरीके से दिखाई गई हैं, रियलिस्टिक दिखाई गई हैं। या दूसरे मैप और भी हो सकते हैं, तो वो यहाँ पर बोला जा रहा है। तो फिलहाल के लिए जो ये ऑल्टरनेटिव शेयर करेंगे इसको ध्यान में रखिएगा। अब इससे आगे क्या होगा? अगर हम मर्केटर मैप को हटाना चाहेंगे तो इतना आसान है क्या? नहीं, आज भी हमारे दिमाग में वही मैप छपे हुए हैं, क्योंकि शुरू से ही स्कूल में यही मैप दिखाए गए हैं। टेक्स्ट बुक में, ग्राफिक पिक्चर्स में, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, सभी जगह पर ज़्यादातर यही मैप शो किया जाता है। हालांकि चीज़ें बदल रही हैं, बदल रही हैं, मतलब कि अब वर्ल्ड बैंक, नासा, नेट जियो ये भी इक्वल अर्थ का यूज़ कर रहे हैं। आज मोमेंटम चेंज हो रहा है। गूगल अर्थ ने भी जो गूगल मैप है इन्होंने 3D ग्लोब भी ऐड कर दिया है। तो अब ये जो कैंपेनर्स है वो ये कह रहे हैं कि भाई यूनाइटेड नेशन से भी जोर लगा के कह रहे हैं कि जो इक्वल अर्थ मैप है इसको स्टैंडर्ड मैप डिक्लेयर किया जाए, कि दुनिया जो है इक्वल अर्थ मैप का इस्तेमाल करे, इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन मैप का यूज़ करे। ये जो मर्केटर मैप है इसका इस्तेमाल करना बंद कर दिया जाए। ये अफ्रीका की डिमांड है। बाकी आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज़ आप लोग इसके बारे में बता सकते हैं। फटाफट आते हैं हम लोग अपने प्रीलिम्स स्टाइल एमसीक्यू के ऊपर में, यानी ये जो पूरा आर्टिकल डिस्कस किया है इसके आधार पे आप लोगों के सामने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब जरूर से देकर जाइएगा नीचे कॉमेंट सेक्शन में। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मैप प्रोजेक्शन एंड देयर ग्लोबल इम्प्लीकेशन। तो जो मैप प्रोजेक्शन है और उसका दुनिया में क्या असर पड़ रहा है उसको लेकर ये 4 स्टेटमेंट्स है, बताना है चारों में से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि जो मर्केटर प्रोजेक्शन है ये क्या करता है, ये हमारे कुछ एरियाज़ को प्रिजर्व करता है, और जो नियर इक्वेटर जगह है, मतलब पोल के आसपास अगर आप लोग देखोगे तो हमारे पोलर रीजन है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इन्होंने वहाँ तो जगह बिगाड़ दी, लेकिन जो इक्वेटर है इक्वेटर पे इन्होंने सही तरीके से सारे कंट्रीज़ को दिखाया है। क्या मर्केटर ने इक्वेटर पे सही तरीके से सारे कंट्रीज़ को दिखाया है? बताइए क्या पढ़ाया था। दूसरा स्टेटमेंट कहता है जो इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन मैप है इसको डेवलप किया गया है ताकि ये फेयर रिप्रेजेंटेशन दे सके हमारे सभी ज़मीनों का या सभी पूरे लैंड मास का। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि जो गॉल पीटर प्रोजेक्शन है ये भी एक इक्वल एरिया मैप है जो अच्छी तरीके से कॉन्टिनेंट को दिखाता है, जिसकी करेक्ट पोजीशन होनी चाहिए, करेक्ट शेप में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो मैप है वो थोड़े से ऊपर नीचे खिंच जाते हैं, इलोंगेटेड शेप्स आ जाते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट कहता है जो अफ्रीकन यूनियन है इन्होंने हाल ही में एक करेक्ट द मैप कैंपेन शुरू किया है, और इस मैप के अंदर ये मांग करते हैं कि मर्केटर मैप को अपनाया जाए। ये मांग करते हैं मर्केटर मैप को रिप्लेस करने के लिए, अपनाया ना जाए, मर्केटर मैप को हटाया जाए, इसको रिप्लेस किया जाए, इसके बजाय इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन मैप का यूज़ किया जाए। तो बताइए चारों में से कौन कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। नीचे आपके सामने ऑप्शंस प्रेजेंट हैं। ऑप्शन नंबर ए 1 and 2 ओनली, बी 2, 3 and 4 ओनली। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट कहता है 2, 3, अच्छा 2 स्टेटमेंट से हो गए, ये 2, 3 and 1 ओनली है। सेकंड वाला स्टेटमेंट दोस्तों एक सेकंड रुकना, ये है 2, 3 and 1 ओनली। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट है 2, 3 and 1 ओनली। थर्ड स्टेटमेंट है 2, 3 and 4 ओनली, एंड फोर्थ स्टेटमेंट है चारों के चारों स्टेटमेंट सही है। अब जवाब दो दोस्तों यहाँ पर इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही होना चाहिए।
पॉज करो, इसका आंसर लिखो। मैक्सिमम लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना है। बाकी हम लोग सेशन को करते हैं समाप्त। पेड ग्रुप को ज्वाइन करना है तो पेड ग्रुप की इन्फॉर्मेशन सारी यहाँ पर अवेलेबल है, जहाँ पर ये सारे शानदार से PDF मिलेंगे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।